हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में BHIC 105 जो कि कोड है BHIC 105, इनके भारत का इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। इनके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम 20 नंबरों का क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको 500 शब्दों में लिखना होता है और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए हम उन क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। आइए चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 750 से 1206 AD की अवधि में भाषा और साहित्य के विकास पर एक निबंध लिखिए। देखिए टाइम पीरियड कितना है, 750 से 1206 ईस्वी के बीच में जो है भाषा और साहित्य का जो विकास हुआ है, इस पे एक निबंध लिखना है आपको। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन 20 नंबरों का। अब 20 नंबर में पूछने का मतलब है कम से कम इसे 500 शब्दों में लिखने का आप प्रयास करेंगे। देखिए मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है कि आप लोग का इन क्वेश्चनों का रिवीजन हो जाए। जो ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है वह एक बार देख लेंगे तो उनको आइडिया मिल जाएगा कि इन प्रश्नों में किस तरह से लिखना है। जो पढ़ा है तो उनको एक रिवीजन हो जाएगा। तो आइए हम इन क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए हम उनसे पहले एक बात बोलते हैं कि आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा टर्म सब भी है जिसको आपको लिखना होगा। क्योंकि कोई पुस्तक किसी ने लिखा है तो आपको एक बार में याद नहीं रहेगा। यदि आप वो नोट डाउन करते जाइएगा तो आपको याद रहेगा, ताकि यह क्वेश्चन आएगा तो आप उसे इसमें लिख पाइएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए साहित्य की दृष्टि से 750 से 1206 AD के बीच की अवधि को भारतीय इतिहास के सबसे उत्पादक और रचनात्मक कालों में से एक माना जाता है। संस्कृत भाषा का साहित्य अनेक अमूल्य ग्रंथ रत्नों का सागर है। इतना समृद्ध साहित्य किसी भी दूसरी प्राचीन भाषा का नहीं है। तो कौन सा भाषा है? संस्कृत भाषा का जो है, जो ग्रंथ या रचना किया गया था, एक अमूल्य है इस टाइम पीरियड में। ठीक है, तो दूसरी प्राचीन भाषा का ऐसा नहीं है। देखिए और न ही किसी अन्य भाषा की परंपरा इतना दीर्घकालीन तक रहने पाई है। पूर्व मध्यकाल के संस्कृत ग्रंथों को साहित्य, वैज्ञानिक ग्रंथों, विधि पुस्तकों और धार्मिक ग्रंथों में बांटा जा सकता है। तो आप इन पॉइंटों को लिखिए, साहित्य, वैज्ञानिक ग्रंथों, विधि पुस्तकों और धार्मिक ग्रंथों में बांटा जा सकता है। इस अवधि में रचित कानून की पुस्तकों और धार्मिक ग्रंथों का अभी भी आधुनिक हिंदू समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। कि उस टाइम जो लिखा गया था, जो भी पुस्तक, अभी भी हिंदू धर्म पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। देखिए इन रचनाओं में अभिजात वर्ग की भाषा का प्रयोग किया गया था, क्योंकि यह मुख्य रूप से दरबारों से जुड़ी हुई थी। देखिए दाऊद अली एक इतिहासकार है, इसके अनुसार संस्कृत गुप्त और उत्तर गुप्त काल, जिसका टाइम पीरियड था 350 से 750 AD के बीच में, के दौरान काफ़ी प्रचलित थी। उस समय यह एक आम राजनीतिक संस्कृति की लोकभाषा के रूप में उभरी। इस तरह की स्थिति राष्ट्रकूटों, गुर्जर प्रतिहारों, पालों, चोलों, पश्चिमी चालुक्यों, परमारों और चंदेलों की दरबारों में भी बनी रही। इन शासकों ने अपने दरबार में कवियों को संरक्षण दिया और कभी-कभी महान ग्रंथों की भी रचना की। देखिए आगे काव्य साहित्य किस तरह से विकास हुआ 750 से 1206 ईसा पूर्व के बीच में। देखिए काव्य साहित्य, देखिए संस्कृत साहित्य अति गुणात्मपूर्ण गीतात्मक काव्य से परिपूर्ण है। इसमें रचनात्मक का संयोजन शामिल है। इस कविता को कई समान अर्थों, शब्दों, कृत्रिम छंदों,
दुर्लभ शब्दों, यौगिक शब्द का मतलब होता है कि जो एक शब्द जो है अनेक अर्थ देता है, उसी को यौगिक शब्द कहते हैं हिंदी साहित्य में। के लिखा हुआ भी है, एक से अधिक अर्थ वाले शब्द के इस्तेमाल के रूप में चिन्हित किया गया। इस शैली का उपयोग विभिन्न चरितों मतलब जीवनी, चरित्र का मतलब होता था कि आप जीवनी, किसी का जीवनी लिख रहे हैं, और नाटिकाओं यानी नाटक में दिखाई देता है। चरित्र एक प्रकार का जीवन वृत्तांत ग्रंथ है जिसका नायक राजा या मंत्री होता था। ये राजा और मंत्री का ही जीवन वृत्तांत लिखा जाता था। आधुनिक जीवनी लेखन के विपरीत इन रचनाओं में शासक के पूरे जीवन काल या उनके शासन काल की विशेष घटनाओं के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, विधि साहित्य मतलब विधि मतलब जिस टाइप से राजा अपना प्रशासन चलाते थे, किस विधि से, यदि किस कानून से चलाते थे, उन पे भी साहित्यकार ने ग्रंथों की रचना की थी। देखिए, विधि साहित्य इस अवधि में कानून से संबंधित नई स्मृति शायद ही लिखी गई है। इसके बजाय मौजूदा महत्वपूर्ण स्मृतियों पर टिप्पणियाँ, टीकाएँ लिखने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस प्रकार मनुस्मृति पर कम से कम 3 टिप्पणियों के बारे में पता चलता है। देखिए, मेधातिथि द्वारा रचित मनुभाष्य, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मेधातिथि एक इतिहासकार थे जिन्होंने रचित किया था मनुभाष्य, ठीक है, जो टाइम पीरियड है 9वीं शताब्दी एडी में। गोविंद राज द्वारा रचित मनुडिका जो 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में लिखा गया था, और किलुका भट्ट द्वारा रचित मानववर्त मुक्तावली, ठीक है। देखिए, याज्ञवल्क्य स्मृति पर 2 ग्रंथों जैसे विज्ञानेश्वर द्वारा रचित मिताक्षरा जो 11वीं से 12वीं सदी के आरंभ में लिखा गया था, और अपारक द्वारा याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र निबंध ये लिखा गया था, जो 12वीं शताब्दी के आसपास में ये पुस्तक लिखा गया था, ग्रंथ लिखा गया था, ठीक है। देखिए, मिताक्षरा टीका कानून पर एक प्रभावशाली कृति है और आज भी कई हिंदू कानून इस ग्रंथ पर आधारित है। देखिए, धार्मिक कृतियाँ किस प्रकार की लिखी गई थी। इस काल में अनेक धार्मिक कृतियों की रचना हुई, जिनमें से पुराण जो है, जिनमें से पुराण काफ़ी महत्व रखते हैं। पौराणिक साहित्य हिंदू अनुष्ठानों को समझने के लिए एक समृद्ध भंडार है। इनमें आमतौर पर 5 विषयों मसलन दुनिया का निर्माण, इसका विनाश, देवताओं और ऋषियों की वंशावलियाँ, 14 मुनियों के शासन राज्य तथा सौर और चंद्र राजवंशों के शासकों के इतिहास आदि का उल्लेख है। वैज्ञानिक कृतियाँ किस प्रकार की थी वह भी देखिए। शाही दरबार में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं से संबंधित कई ग्रंथों की रचना भी की गई। 9वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के दरबार में जैन लेखक महावीराचार्य ने अंकगणित से संबंधित ग्रंथ गणितासार संग्रह लिखा। आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। जैन लेखक जो था महावीराचार्य, जिन्होंने अंकगणित से संबंधित ग्रंथ लिखा, जिनका नाम था गणितासार संग्रह। यह संग्रह गहराई और ऊंचाई एवं छाया को मापने जैसे मुद्दों को हल करने के प्रयास के लिए जाना जाता है। गणित पर एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ 12वीं सदी में लीलावती भास्कराचार्य ने लिखा था। देखिए, भारत के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य का विकास इस अवधि के साहित्यिक इतिहास की महत्वपूर्ण, आइए आगे देखते हैं। देखिए, विशेषताओं में से एक है, इस अवधि में उत्तरी भारत में क्षेत्रीय भाषाएं जैसे पंजाबी, बंगाली, असमिया, उड़िया, मराठी और गुजराती का तेजी से प्रसार और विकास हुआ। इनका उद्भव 7वीं से 8वीं शताब्दी में
खोजा सकता है। देखिए हिंदी का किस तरह से विकास हुआ। आज हम जिस हिंदी को जानते हैं उसका विकास मध्यकालीन भारत में विविध रूपों में हुआ। हिंदी की उपभाषाओं में ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी, मैथिली, भोजपुरी, मालवी इत्यादि सम्मिलित थी। हमारे अध्ययन के युग में हिंदी भाषा का साहित्य इन्हीं उपभाषाओं में विकसित हुआ। इन उपभाषाओं के अतिरिक्त खड़ी बोली, जिसका अर्थ अपरिष्कृत बोली था, भी विकसित हो रही थी। देखिए तमिल भाषा का किस तरह से विकास हुआ। प्रारंभिक शास्त्रीय तमिल साहित्य संगम साहित्य के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है आश्रित, जो कवियों की प्रमुख रूप से दो शैलियों यथा अहम, जिनका केंद्र बिंदु होता था प्रेम की व्यक्तिपरक कविताएं, और पूर्ण जो होता था वस्तुनिष्ठ लोक काव्य और वीर रस प्रधान पर यह केंद्रित होता था, पूर्ण को इंगित करती है। इनमें से अधिकांश संग्रह तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के थे, जहां संगम साहित्य में प्रेम एवं वीर रस की प्रधानता थी। वहीं दूसरी ओर प्रारंभिक मध्ययुगीन काल का प्रारंभिक भाग मुख्य रूप से भक्ति से प्रेरित साहित्यिक आंदोलन की निरंतरता थी, जो छठी शताब्दी एडी में उभरा था। इन साहित्यिक संस्कृति की उत्पत्ति छठी शताब्दी में हुई, जब दो राजवंशों, जो पाल और पांड्या था, पाल और पांड्य के संरक्षण में कवियों ने या तो शिव या विष्णु को समर्पित भजनों की रचना की। देखिए कन्नड़, जहां तमिल साहित्य ब्राह्मणीय और बौद्ध ज्ञान पर विजय को उद्घाटित करता है, वहां कन्नड़ अपने प्राचीन चरण में जैन आधिपत्य को दर्शाता है। कन्नड़ साहित्य का प्रारंभिक काल 12वीं सदी तक जैन लेखकों से प्रभावित रहा। कन्नड़ साहित्य के विकास को प्रारंभिक प्रोत्साहन राष्ट्रकूटों के दरबारों और उनके सामंतों से मिला। हालांकि शिलालेखों में कन्नड़ का उपयोग 5वीं शताब्दी से जाना जाता है, किंतु कुछ सबूत या प्रमाण यह दर्शाते हैं कि सबसे पुराने उत्तरजीवी ग्रंथ प्रारंभिक मध्ययुगीन काल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये 20 नंबर का क्वेश्चन बता दिया, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप यदि एक बार में नहीं समझ पाए तो 2 बार देखिए, क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो 10 नंबर में आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उनको भी अच्छे से विश्लेषण करेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि प्रारंभिक मध्यकाल में सामाजिक रूपांतरण एवं नई सामाजिक व्यवस्था पर चर्चा कीजिए। ये आपके एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। 10 नंबर में पूछने का मतलब है कम से कम इसे 250 शब्दों में से लिखना होगा। तो आइए जानते हैं कि प्रारंभिक मध्यकाल में सामाजिक रूपांतरण किस तरह से हुआ था और नई सामाजिक व्यवस्था किस तरह से आई हुई थी, उन पे एक टिप्पणी लिखते हैं, क्या चर्चा करते हैं। देखिए सामाजिक परिवर्तन किस तरह से हुआ या सामाजिक रूपांतरण किस तरह से हुआ। देखिए प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में सामाजिक गतिशीलता के परिणाम स्वरूप अनेक सामाजिक परिवर्तन देखने को मिले। उनमें से जातियों और उपजातियों का प्रसार और उनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन एक है। इससे सामाजिक व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक जटिल और अस्थिर हो गई थी। एक और सामाजिक परिवर्तनों ने एक कठोर एक पक्षीय सरलीकृत सामाजिक व्यवस्था की चतुर्वर्ण व्यवस्था, जिसकी ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा वकालत की गई थी। तो चतुर्वर्ण व्यवस्था वो था जो ब्राह्मणों ने इसे संकलित किया था, जो था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो वकालत की थी के आदर्श में एक महत्वपूर्ण बदलाव को अंकित किया। दूसरी ओर ब्राह्मण ग्रंथों ने ब्राह्मणवादी विचारों के आदर्श से विचलन के तौर पर कलयुग को अन्य 3 पूर्ववर्ती युग जैसे त्रेता युग और द्वापर के विपरीत सामाजिक पतन की बुनियादी के रूप में पेश किया गया। कलयुग के विवरण महाकाव्यों और पुराणों में लगभग 3री शताब्दी से दिखाई देते हैं और कुछ प्रारंभिक मध्ययुगीन ग्रंथों और शिलालेखों में भी
दृष्टिगोचर होते हैं। देखिए नई सामाजिक व्यवस्था किस तरह की थी वो देखिए। नई सामाजिक व्यवस्था। पूर्व मध्यकाल में समाज के हर क्षेत्र में महान परिवर्तन देखा गया। उपसमानति के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई उसने भूमि तथा भू राजस्व के असमान वितरण पर आधारित नए सामाजिक श्रेणी विचारक के लिए मार्ग प्रशस्त किया। जातियों का प्रसार समाज की एक विशिष्ट विशेषता बन गया। समाज द्विज और अद्विज के दोहरे विभाजन से परे हो गया। वर्ण व्यवस्था के भीतर संयोजन और परिवर्तन ने मिश्र जाति या मिश्रित जातियों के प्रसार की प्रक्रिया शुरू की। यह राजतरंगिणी कश्मीर से 12वीं शताब्दी के इतिवृत्त साहित्य विभिन्न स्रोतों द्वारा अच्छी तरह से जाना जाता है। तो राजतरंगी एक पुस्तक है जिनका लेखक था कल्हण, जो हर्ष के दरबार में रहता था। ये कश्मीर के बारे में व्याख्या करता है, कश्मीर के राजाओं के बारे में व्याख्या करता है। यहाँ पर भी जातियों को इंगीकृत किया गया है। देखिए जाति के विभिन्न स्तरों पर क्रम बनाए अंतः मिश्रित के तख्त पर ही 3 श्रेणियां बनाई गई थी, जिसमें था उत्तम संकर, मध्यम संकर और अधम संकर। ये 3 जातियां थी। तो उत्तम संकर, मध्यम संकर और अधम संकर, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जाति व्यवस्था ने सरल गतिहीन समाजों की और आर्थिक जटिल अंतर्विराही समूहों में बदल दिया। जाति व्यवस्था के भीतर विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक, देशी और गैर स्वदेशी समूहों को शामिल किया गया था। जाति के साथ साथ गोत्रों का भी प्रसार हुआ, जिससे परिणाम स्वरूप 14वीं शताब्दी तक इनकी संख्या 500 तक पहुंच गई। तो आप देख लिए दो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। हम आपको एक रिवीजन करवाते जा रहे हैं। जो ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से लिखना है। तो देखिए इन क्वेश्चनों को रिवीजन करने से होगा कि आपके एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप इनको अच्छे तरीके से बना पाते हैं। यदि एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार देखिए, तो आपको ज़रूर यह वीडियो समझ में आएगा। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। देखिए BHIC 105 का इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया, यदि आप वो देखना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में BHIC 105 का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख पाइएगा। तो वहाँ देखिए, अपना एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए। एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग मेरा बेस्ट विशेष है आप लोग के साथ, अच्छा एग्ज़ाम जाए आप लोग का। चलिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।